हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विश्वास शर्मा। मैं यहाँ स्वागत करता हूँ आप सभी बच्चों का आप ही के अपने एजुकेशन हब जेई क्लासेस मेरठ में। और मैं आज के दिन आप सभी बच्चों के लिए लेकर के आया हूँ शंखनाद महामैराथन। ये एक ऐसी श्रृंखला है जो हर एक बच्चे के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने आपके रेगुलर क्लासेस। आज के इस श्रृंखला में मैं आप सभी बच्चों को पढ़ाऊंगा बीएमई या फिर बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हम आज के इस श्रृंखला में क्या पढ़ेंगे? बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो हम जो ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। हम क्या पढ़ेंगे? हम इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आपके इस सब्जेक्ट में कितनी यूनिट्स हैं? 5 यूनिट्स हैं आपके सब्जेक्ट्स में। और आप सभी बच्चों को मैं पूछना चाहूंगा कि आप सभी बच्चों को आवाज आ रही है? आप सभी बच्चों को आवाज आ रही है तो कमेंट करके बता दीजिए। आप सभी बच्चों को आवाज आ रही है तो कमेंट करके बताइए। सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप सभी बच्चे अपने अपने फ्रेंड्स के साथ ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। वह बच्चे भी इसका बेनिफिट ले सके जो इसके लिए एनरोल्ड नहीं थे, जिन्होंने ये सब्जेक्ट मान लीजिए किसी भी कारणवश नहीं पढ़ पाए, वो आज के इस क्लास का फायदा ले सके और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ सके। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए भी उतने इंपॉर्टेंट है। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। 27 स्टूडेंट्स हैं। कुछ ही देर में हम स्टार्ट करने वाले हैं ये वाला सब्जेक्ट जिसमें 5 यूनिट है आपके, और सारे जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। एक ही क्लास में आपका ये कंप्लीट सब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे रिवाइज हो जाएगा। टोटल 30 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, रितेश कुमार, छोटे लाल, पूजा पाल, ब्रजेश कुमार, संदीप भारती, अमर कुमार गुप्ता, इंजीनियर अंशुपाल, सोनाली गौतम, लोकेश दिवाकर, अंबानी ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। जय श्री राम, राम जी भी आ चुके हैं यहाँ पे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इस लिंक को ताकि सारे बच्चे इसका फायदा ले सकें। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ये वाला सब्जेक्ट जिसमें आपकी 5 यूनिट है, और पहली यूनिट से स्टार्ट करके लास्ट की यूनिट तक जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं या आने की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। डेप्थ में हम पहले ही पढ़ चुके हैं और आज हम इनका सिर्फ एक ओवरव्यू देते हुए जाएंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग अंबानी ग्रुप। लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जितने भी आपके जानकार हैं जो पॉलिटेक्निक का सब्जेक्ट ये पढ़ रहे हैं या जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी वो बेनिफिट मिल सके। रितेश सर, आपकी स्माइल बहुत क्यूट है या क्विट है? स्पेलिंग ठीक करो भाई। मेरी स्माइल बंद मत कराओ।
क्यूट होता है शायद से जो आप कहना चाह रहे हैं, पर हो सकता है क्यूट भी हो। सर अभी किस सेमेस्टर की क्लास चल रही है? अंबानी ग्रुप साहब पूछ रहे हैं, ये थर्ड सेमेस्टर की क्लास है। शायद आप बहुत जल्दी आ गए हैं। सर ये वीडियो यूपी वाले सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के लिए बनी है, के लिए भी है। जी हाँ, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, सिलेबस एग्जैक्टली सेम टू सेम ना हो, पर बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो यूपी बोर्ड, यूपी बीटीई वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कॉमन है। आप यहां से उन टॉपिक्स के लिए भी फायदा ले सकते हैं। आवाज आ रही है आप सभी बच्चों को? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लास्ट में लाइव आके क्या होगा भाई? लास्ट में आप एक दिन पहले तो हम लाइव कर नहीं गए, आपका एग्जाम 7 तारीख को है, 7th को। तो लगभग लगभग अभी 8 दिन बाकी हैं। 8 दिन में आपकी अगर लाइव क्लास लग रही है, आपको वो सारे टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने जितने इंपॉर्टेंट वो हो सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये लाइव लाइव क्लास लास्ट में चल रही है। 8 दिन बहुत टाइम होता है। साउंड इज क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आप सभी बच्चों को बताया था, आपकी जो ये बीएमई सब्जेक्ट है, इसमें कितनी यूनिट्स हैं? 5 यूनिट्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहली यूनिट के साथ। और उससे पहले मैं एक बार और आप सभी बच्चों से बोल दूं, जो यहाँ पे जुड़ चुके हैं उन सभी बच्चों के लिए रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों के लिए भी एक बेनिफिट पॉइंट हो सके। उन बच्चों के लिए भी पॉइंट हो सके बेनिफिट का, जो बच्चे अभी तक या तो किसी भी कारणवश नहीं पढ़ पाए हैं, या वो किसी भी कारणवश उतने डेप्थ में चीजों को नहीं देख पाए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनको भी शेयर कीजिए ताकि वो यहाँ पे ये सारा कंटेंट एक बार एक ही सेशन में कंटिन्यूअस रिवाइज हो सके। जैसा कि हमारे जो जेई क्लासेस का स्लोगन है वो क्या है? एक क्लास में सेमेस्टर पास, यानी एक ऐसी क्लास जो आपको पास करा देगी पूरा सेमेस्टर। आपके हर एक सब्जेक्ट का आपके हर एक सेमेस्टर का हर एक सब्जेक्ट सिर्फ एक क्लास में रिवाइज हो करके आपको पास कराने में हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये आपका सिलेबस है, और इस सिलेबस में जो पहली यूनिट है क्या है? इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हमने क्या पढ़ा था बच्चों? इसमें हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। यहां पे अगर देखें तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, जो एग्जाम में आ सकता है, वो आ सकता है रोल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? जैसा मैंने आप सभी बच्चों को बताया था, थर्मोडायनेमिक्स क्या था? मोशन ऑफ हीट, यानी थर्मो प्लस डायनेमिक्स, यानी थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। यानी कोई एक ऐसा सब्जेक्ट या कोई एक ऐसी साइंस जिसके द्वारा आप हीट के मोशन को स्टडी कर सके, हीट के मोशन को स्टडी कर सके। इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें बच्चों हमने क्या देखा था? इसमें सबसे पहले हमने देखा था सब्जेक्ट, यानी ये थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? क्या होता है? मोशन ऑफ हीट, मोशन ऑफ हीट। अब ये मोशन ऑफ हीट जब हमने समझा तो ये किस टाइप से इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ चुका है। कैसे आ चुका है? क्वेश्चन बन के ऐसे आ चुका है कि एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थर्मोडायनेमिक्स, ऑल्सो एक्सप्लेन द रोल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यानी क्वेश्चन कैसा आया है? थर्मोडायनेमिक्स को समझाइए और थर्मोडायनेमिक्स की क्या इंपॉर्टेंट है, या थर्मोडायनेमिक्स कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की फील्ड में। तो यहां से एक क्वेश्चन ये आ सकता है। इसके बाद जो हमने देखा था, इसके बाद हमने क्या देखा था? लॉज, बहुत ही इंपॉर्टेंट।
आप ये समझिए कि इन 3 लॉज में से एक लॉ आपका पक्का आना ही है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि एक लॉ आपका आएगा। कौन कौन सा? पहला हमने देखा था जीरोथ लॉ, फिर देखा था फर्स्ट लॉ, और फिर देखा था सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में भी 2 लॉ थे। कौन कौन से थे बच्चों? पहला था क्या? क्लॉसियस स्टेटमेंट, और दूसरा क्या था? केल्विन स्टेटमेंट। केल्विन स्टेटमेंट। जीरोथ लॉ किससे मेजर होता था? जीरोथ लॉ जब मैंने बताया था, आप सभी बच्चों को पढ़ाया था तो जीरोथ लॉ क्या था? जीरोथ लॉ एक ऐसा लॉ था जिसके बेसिस पे कौन सा एपरेटस चलता है? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जीरोथ लॉ के बेसिस पे चलता है। क्या कहता है? ये कहता है कि अगर 3 बॉडीज आपस में कांटेक्ट में है कुछ इस टाइप से कि बॉडी ए, बॉडी बी और बॉडी सी, 3 बॉडीज हैं, और बॉडी ए जो है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है बॉडी सी के साथ, और बॉडी बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है बॉडी सी के साथ, तो बॉडी ए और बॉडी बी भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगी। ठीक है, तो ये क्या था? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ किससे रिलेट करता है? एनर्जी के साथ। जब हमने यहाँ पे टेम्परेचर को देखा, उसके बाद हमने देखा एनर्जी। एनर्जी क्या कहती है? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी आप ऊर्जा को किसी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, पर उसे खत्म नहीं कर सकते। ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ठीक है, ये होता है फर्स्ट लॉ। ये सबसे बेसिक लॉ है, ये आपका हर जगह लागू होगा। बेसिक लॉ। इसके बाद फर्स्ट लॉ जब हमने देखा तो सेकंड लॉ, यानी सेकंड लॉ क्या? अगर मैं आप बच्चों को बताऊं, सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ का ही एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वर्जन है। केल्विन स्टेटमेंट। ठीक है, सेकंड लॉ में 2 स्टेटमेंट है, क्लॉसियस और केल्विन। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या था? क्लॉसियस स्टेटमेंट रेफ्रिजरेटर से डील करता था, फ्रिज से रिलेटेड डील करता था। केल्विन स्टेटमेंट किससे? इंजन से रिलेटेड डील होता है। ठीक है, जो भी आपके इंजन है वो केल्विन स्टेटमेंट पे लागू होंगे, और क्लॉसियस स्टेटमेंट से फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ये जितने भी इस टाइप के ऑपरेटर्स हैं वो क्लॉसियस स्टेटमेंट से लागू होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा था? इसके बाद हम आए थे सेकंड, यहां पे ये देखिए, ये भी आने के पूरे चांसेस रहते हैं, कंप्लीट चांसेस रहते हैं। प्रॉपर्टीज, स्टेट, प्रोसेस, साइकिल, एक एक नंबर में आपको क्या करेगा? 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का, और इसमें आपको 5 चीजें पूछ लेगा एक एक नंबर की। ठीक है, तो ये भी आप तैयार करके जाएंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होती है, किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। ठीक है, और कितने टाइप की प्रॉपर्टीज होती है वो हमने देखी थी। कौन कौन सी? इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज देखी थी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी थी? वो प्रॉपर्टीज थी जो कि किस पे डिपेंड करती है? मास पे डिपेंड नहीं करती थी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी थी? वो प्रॉपर्टीज थी जो मास पे डिपेंड करती हैं, यानी आप अगर मास को घटा बढ़ा देंगे तो वो प्रॉपर्टीज या उन प्रॉपर्टीज का जो मान है वो भी घट बढ़ जाएगा। कैसे? वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद प्रोसेस क्या है? एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे जाने का, ये जो किस तरीके से आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गए हैं वो क्या कहलाता है? प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, साइकिल क्या होती है? साइकिल क्या होती है? एक क्लोज स्ट्रक्चर होता है, यानी जो इनिशियल पॉइंट होता है वही उसका फाइनल पॉइंट बन जाता है। ठीक है, जो उसका इनिशियल पॉइंट होता है वही उसका फाइनल पॉइंट बन जाता है, वो क्या कहलाती है? साइकिल कहलाती है। ये भी हमने देखा था। इसके बाद ये चीज हम डिस्कस कर ही चुके हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके फर्स्ट यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद हीट एंड वर्क।
हीट एंड वर्क भी जब हमने देखा था तो हीट एंड वर्क में हमने क्या देखा था, हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क में बच्चों हमने देखा था कि हीट क्या है, हीट एक पाथ फंक्शन है। ये चीज आप लिखेंगे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है। वर्क भी क्या है, पाथ फंक्शन है। दोनों ही इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। पाथ फंक्शन का मतलब क्या है, पाथ फंक्शन का मतलब है कि अगर आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, अगर आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो ये निर्भर करता है कि आप कौन सा पाथ लें। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, आप यहां से यहां तक गए स्ट्रेट लाइन पे तो आपको कुछ समय लगेगा, और आप ऐसे गए, ऐसे घूम करके, तो आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम है दोनों कंडीशन पे, पर आपको जो यहां पे जो डिफरेंस आएगा वो आएगा टाइम का भी डिफरेंस आएगा। टाइम यहां पे दोनों में अलग अलग लगेगा। दोनों में एनर्जी का भी मान जो कंज्यूम होगी वो भी अलग अलग होगी। भाई आप लंबा रास्ता लेकर के आएंगे तो आपको जो एनर्जी है वो ज्यादा लगेगी। तो इसी तरीके से हीट और वर्क दोनों पाथ फंक्शन है, दोनों डिपेंड करते हैं कि उनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किस रास्ते से लेके जाया जा रहा है। ठीक है, तो और दूसरा, इन दोनों की डेफिनेशन आप याद करिएगा, हीट क्या होती है, वर्क क्या होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो दोनों में अंतर पैदा करती है, देखिए अभी तो मैंने आपको सिर्फ दोनों क्या सिमिलर चीजें बताई जो दोनों में सेम है। हीट क्या है, हीट है लोअर ग्रेड एनर्जी, और वर्क क्या है, हायर ग्रेड एनर्जी। यानी हीट को, इसका मतलब क्या है, देखिए लोअर ग्रेड को आप हायर ग्रेड में कन्वर्ट, लोअर ग्रेड को आप हायर ग्रेड में लोअर ग्रेड को आप हायर ग्रेड में किसमें कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं कर सकते, जबकि हायर ग्रेड को लोअर ग्रेड में कंप्लीटली कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे। यहां पर इसके बाद हमने क्या देखा था, जब हम यहां पे पढ़ चुके थे क्या, फर्स्ट जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, तो उसके बाद हमने देखा था हीट इंजन, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर, ये क्या थे, उसके एप्लीकेशंस थे, किसके, सेकंड लॉ के। ठीक है, अभी तक हमने यहां पे से सेकंड लॉ के स्टेटमेंट देखे थे, पर जब हम थर्ड पॉइंट पे आए 1.3 पे तो हमने क्या देखा, इसके एप्लीकेशंस देखे, हीट इंजन के, हीट पंप के, रेफ्रिजरेटर के। ये क्या है, एप्लीकेशंस है। तो हीट इंजन क्या था बच्चों, हीट इंजन कोई एक ऐसा इंजन जो ऊष्मा पे कार्य करे, हीट इंजन। हीट पंप, और रेफ्रिजरेटर। एक एक करके देखेंगे क्या क्या होता है कंपैरेटिवली, कौन कौन सी चीज किसमें अलग होती है। हीट इंजन क्या है, देखिए कोई एक ऐसा इंजन जो किस पे, ऊष्मा पे कार्य करे, तो ये इंजन है। ये इंजन एक ऐसे पॉइंट या एक ऐसे सिस्टम से कनेक्टेड है जहां से हीट वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, जिसे हम कहते हैं रिजर्वायर। और नीचे होता है सिंक, सिंक। यानी यह इंजन दो ऐसे सिस्टम से कनेक्टेड होता है जो, जिसका ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, रिजर्वायर कहते थे, और नीचे वाले हिस्से को सिंक कहा जाता था। ठीक है, रिजर्वायर से हीट ली जाती थी और सिंक में हीट दी जाती थी। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होता था वो हमें वर्क के रूप में मिलता था, यानी QH का कुछ अमाउंट वर्क के रूप में हमें मिलता था और बाकी का अमाउंट QL नीचे चला जाता था। ये क्या था, हीट इंजन था। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी याद रखिएगा, इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है, आउटपुट हमें वर्क मिल रहा है तो वर्क अपॉन इनपुट, इनपुट क्या है QH।
क्यू एच, ठीक है। तो ये क्या है, एफिशिएंसी है, और ये एफिशिएंसी हमेशा लेस देन 1 होगी, लेस देन 1। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए एफिशिएंसी इंटू 100। क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है न्यूमेरिकल में, वो क्या कहेगा, वो ये कह देगा कि आपको टेम्परेचर दे देगा। यहाँ पे क्या है, रिजर्वायर का टेम्परेचर मान लीजिए TH और नीचे TL, जिसमें TH हमेशा ज्यादा होगा TL से, रिजर्वायर है ना, तो यहाँ पे TH हमेशा ज्यादा होता है TL से। तो आपको क्वेश्चन दे देगा एफिशिएंसी निकालने के लिए, तो एफिशिएंसी आप कैसे निकाल सकते हो, आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी वर्क अपॉन QH। तो आई होप आपको हीट इंजन क्लियर हो गया होगा। अब हीट पंप देखते हैं। हीट पंप क्या है, हीट पंप हीट इंजन का ही एक अपोजिट वर्जन है। कैसे काम करता है, ये रिजर्वायर है, ये हीट पंप है, और ये क्या है, सिंक, सिंक। तो यहां से देखिए, इसमें हीट जो है वो रिजर्वायर से सिंक की तरफ जा रही थी, जिसमें QH का कुछ अमाउंट W आपको वर्क के रूप में मिल रहा था। यहां पे उल्टा है, यहां पे सिंक से हीट जाएगी और रिजर्वायर में एंड पॉइंट पे मिल जाएगी। अब आपको ठंडी चीज से अगर हीट निकालनी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, फ्रिज क्या काम करता है, गर्म चीज को ठंडी करता है। वो कैसे करता है, गर्म चीज में से हीट को खींचता है, और उसको खींचने के लिए आपको कुछ इनपुट देनी पड़ती है। वो इनपुट कैसी होती है, वो इनपुट आप बिजली के रूप में देते हैं उसको। तो उसी टाइप से आपको इस पंप के लिए एक वर्क इनपुट आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। इस पंप में आप कुछ कार्य करेंगे, तब जाके QL अमाउंट ऑफ हीट सिंक से निकलेगी और QH अमाउंट ऑफ हीट रेफ्रिजरेटर में जाएगी। अब ये QH क्या होगी, देखो QL प्लस W, तो QL प्लस W होती है। तो ये चीज आपको आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। इसके लिए देखिए, हीट इंजन के लिए निकालते हैं हम एफिशिएंसी, जबकि हीट पंप के लिए हम एफिशिएंसी नहीं निकालते। हीट पंप के लिए निकालते हैं हम COP। क्या निकालते हैं बच्चों, COP निकालते हैं। COP क्या होती है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन इनपुट, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन इनपुट, ठीक है। तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या बताया था मैंने बच्चों, वो इच्छा जो हम उससे कराना चाहते हैं, उस मशीन से कराना चाहते हैं, इसलिए तो हम उसे डिजायर्ड इफेक्ट कहते हैं, यानी अपनी इच्छा। तो हमारी इच्छा क्या है, इस सिंक से ज्यादा हीट को खींचा जा सके। ये कहाँ यूज होती है, ये आप देखोगे जो आपके घरों में ब्लोअर यूज होते हैं, पुराने जमाने में जो ब्लोअर यूज करते थे कमरों को गर्म करने के लिए, वो हीट पंप के इस सिद्धांत पे काम करते थे। सिंक यानी जो आपका आसपास का जो वातावरण होता था ठंडे मौसम में, वो ठंडा होता था। जो कमरा है वो आपका उस बाहर के मौसम की अपेक्षा गर्म होता था, फिर भी उस जो ठंडा मौसम है उसमें से हीट को खींचा जाता था। तो वो जो हीट को खींचा जाता था वो QL अमाउंट ऑफ हीट खींची जाती थी, और W अमाउंट ऑफ वर्क बिजली के रूप का कार्य किया जाता था। तो COP निकालते हैं। COP डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, हमारी QL है, ठीक है, और इनपुट क्या है, W है। तो COP क्या फॉर्मूला क्या आता है, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट यानी QL अपॉन W इनपुट, ठीक है। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, QL अपॉन W को क्या लिखा जा सकता है, QH माइनस QL। भाई W इज इक्वल टू QL, इधर चला जाएगा तो QH माइनस QL आ गया, तो W की जगह मैं QH माइनस QL भी लिख सकता हूं। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, अगर मैं इसे 1 माइनस, अगर मैं इसको QL से डिवाइड कर QH से डिवाइड कर दूं -1, क्या इसे ऐसे लिखा जा सकता है, COP ऑफ हीट पंप QH माइनस QL अपॉन QH माइनस QL, ठीक है।
अब इसके लिए अगर रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करें तो रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में रिजर्वायर आपको मिलेगा और रिजर्वायर के बाद वही चीज है, यहां पे रेफ्रिजरेटर मिलेगा और रेफ्रिजरेटर के नीचे आपको क्या मिलेगी, सिंक, सिंक मिलेगी। ठीक है, अब यहां से भी हीट को बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, यहां से भी हीट को बाहर निकाला जा रहा है और यहां पे भेजा जा रहा है QH। ठीक है, अब इसके बाद जो हमें मिलेगा COP, वो क्या मिलेगा, QL अपॉन QH माइनस QL। ठीक है, तो ये आपका क्या मिल जाएगा, COP मिल जाएगा। इसके बाद क्या टॉपिक था, इसके बाद एफिशिएंसी हमने पढ़ लिया, केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट हमने देख लिया, कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल, कार्नोट एफिशिएंसी ये क्या होती है। कार्नोट साइकिल में यहां पे P y एक्सिस पे होता है और V x एक्सिस पे होता है, ये कुछ ऐसे बनती है 1 2 3 4। ठीक है, और अगर मैं इसी का ही TS डायग्राम बनाना चाहूं तो इसका TS डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, TS एक रेक्टेंगल बनता है। ठीक है, तो ये क्या है, कार्नोट साइकिल है। इसमें क्या होता है, ये देखिए कार्नोट एक इंजीनियर थे जिनका पूरा नाम सादी कार्नोट था। उन्होंने एक ऐसा इंजन का आविष्कार करने की कल्पना की जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा हो सकती है। आप उसे प्रैक्टिकली नहीं बना पाएंगे, प्रैक्टिकली आप उसे कभी बना ही नहीं पाएंगे, पर थियोरिटिकली उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। तो फिर उसका यूज क्या है, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसको हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम जितने भी प्रैक्टिकल इंजन्स बना सकते हैं उनकी जो एफिशिएंसी है उसको आप कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी से कंपेयर कर सकें और अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको कार्नोट इंजन की अपेक्षा या उसको उससे कंपेयर करके सुधार में लाया जा सके। ठीक है, तो कार्नोट साइकिल जो काम करती है वो कैसे काम करती है, अगर हम देखें यहां पे मान लीजिए ये रिजर्वायर है, रिजर्वायर के बाद ये इंजन है और इंजन के बाद ये सिंक है। ठीक है, ये QH है, ये QL है, ये QH है, ये QL है और इसके बाद QH और QL के बाद देखिए इसका टेम्परेचर मान लीजिए TH है और TL इसका लोअर टेम्परेचर है, जहां पे TH जो है वो ज्यादा है TL से। ठीक है, तो अगर मैं नॉर्मल एफिशिएंसी निकालूं तो क्या हो जाएगी, नॉर्मल एफिशिएंसी 1 माइनस QL अपॉन QH हो जाएगी, ये तो हो जाएगी। यहां पे अगर वर्क डन हमें मिल रहा है W, ये वर्क डन W मिल रहा है तो QH माइनस QL इज इक्वल टू W मिल रहा है आउटपुट, और इनपुट क्या दे रहे हैं हम, QH दे रहे हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए न्यूमेरिकल की नॉर्मल इंजन है, कार्नोट इंजन, उसमें कहीं नहीं लिखा तो आप एफिशिएंसी निकालेंगे यहां से, और अगर उसमें लिखा हुआ है बच्चों की कार्नोट इंजन है या अगर ये भी लिखा गया है कि वो रिवर्सिबल इंजन है तो भी आप निकालेंगे एफिशिएंसी इस वाले फॉर्मूले से 1 माइनस TL अपॉन TH। क्यों, क्योंकि कार्नोट इंजन जब सादी कार्नोट ने अपना इंजन ये बनाया था, थियोरिटिकल इंजन डेवलप किया था, तो उन्होंने कहा था कि जो ये मेरा इंजन है ये इन QH और QL की क्वांटिटी पे निर्भर नहीं करेगा, आप कितनी ही कम क्वांटिटी दें या कितनी ही ज्यादा क्वांटिटी दें, ये इनसे इंडिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंड करता है फिर ये डिपेंड करता है सिर्फ एंड पॉइंट टेम्परेचर पे, यानी TH और TL पे। तो अगर ये इन्हीं पे ही डिपेंड करेगा तो हम एफिशिएंसी भी इन्हीं से ही निकालेंगे 1 माइनस TL अपॉन TH, तो आप एफिशिएंसी निकालेंगे कार्नोट की इससे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ये नॉर्मल इंजन है। अगर नॉर्मल बोला जाए
या बोला जाए इरिवर्सिबल, तो भी आप यही निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में इरिवर्सिबल इंजन बोला गया है तो भी आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर यहां पे बोला जाए क्वेश्चन में कार्नोट या रिवर्सिबल, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहां पर जब हमने ये चीज देख ली, इसके बाद आ जाता है कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या था ये भी हमने देखा था, चेंज इन हीट अपॉन टेम्परेचर। क्या होती है? चेंज इन हीट अपॉन टेम्परेचर। हमने ये भी देखा था यहाँ पे कि एंट्रोपी कभी एब्सोल्यूट नहीं मेजर होती, एंट्रोपी हमेशा मेजर होती है चेंज में, चेंज इन। यानी आप एंट्रोपी कभी ऐसे देखिए, एंट्रोपी को डिनोट किया जाता है एस से, तो एंट्रोपी कभी आप एस की वैल्यू एब्सोल्यूट नहीं निकालेंगे, ये हमेशा डेल्टा एस की फॉर्म में निकलती है। और ये क्या होती है? डेल्टा क्यू अपॉन टी का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये क्या होती है? डेल्टा क्यू बाई टी का इंटीग्रेशन होती है चेंज इन एंट्रोपी। और एंट्रोपी होती क्या है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस। यानी किसी भी सिस्टम के अंदर कितनी ज्यादा रैंडमनेस है, कितनी ज्यादा उसके जो पार्टिकल्स है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जल्दी जल्दी जा रहे हैं। देखिए, एक सिस्टम ऐसा होता है, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दूं, एक क्लास ऐसी है जिसमें सारे बच्चे अपनी बेंचेस पे बहुत ही तरतीब तरीके से बैठे हुए हैं, कोई शोर नहीं होगा, कोई हल्ला नहीं होगा। और एक दूसरी क्लास उसी से लगी हुई एक ऐसी है जहां पे बच्चे अपनी मर्जी से जहां जी चाहे वहां पे घूम रहे हैं, क्लास के बाहर भी जा रहे हैं, क्लास के अंदर भी आ रहे हैं, क्लास में एक दूसरे के ऊपर लड़ाई भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? हम ये बोल सकते हैं कि क्लास जो पहली वाली क्लास है उसकी एंट्रोपी कम है। क्यों? क्योंकि उसकी रैंडमनेस कम है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं यानी स्टूडेंट्स हैं उनकी जो रैंडमनेस है, जिगजैग मोशन है, वो कम है। और जो दूसरी क्लास है उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रैंडमनेस ज्यादा है, इसलिए उनकी एंट्रोपी ज्यादा है। तो एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी डिपेंड करती है डिग्री ऑफ रैंडमनेस से, यानी जितना ज्यादा रैंडमनेस आप बढ़ाएंगे उतनी ही आपकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। ये कभी भी कम नहीं होती है, यानी आपको कभी एंट्रोपी नेगेटिव नहीं मिलेगी, ये या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी। ठीक है, जीरो कहां होती है? कांस्टेंट, यानी जीरो कह लीजिए या फिर आप इसे कांस्टेंट कह लीजिए। कांस्टेंट सिर्फ ये एक ही केस में हो सकती है, अगर हम यूनिवर्स के बारे में बोलें कि यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है, जबकि अगर हम सिस्टम के बारे में बोलें तो एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है। ठीक है, कभी भी आपको ये डिक्रीज नहीं दिखेगी किसी भी सिस्टम में। अगर आपका क्वेश्चन में आंसर अगर आपको नेगेटिव मिल रहा है तो आपने कहीं गलती की है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं सेकेंड यूनिट पे। सेकेंड यूनिट किससे रिलेट करती थी? हीट ट्रांसफर पे। हीट ट्रांसफर क्या था? देखिए, सारी यूनिट एक दूसरे से रिलेटेबल है। पहली यूनिट क्या है? पहली यूनिट में हमने देखा हीट। हीट को किस टाइप से आप विभाजित कर सकते हैं, हीट का उपयोग कहां होता है, वो हमने देखे किन किन स्टेटमेंट के बेसिस पे होता है, फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ, सेकेंड लॉ। ठीक है, अब हम सेकेंड यूनिट में क्या देख रहे हैं? सेकेंड यूनिट में देखेंगे हम उसके एप्लीकेशंस, कहां कहां कैसे कैसे हीट को मोशन किया जाता है, कैसे कैसे हीट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेजा जाता है। तो सेकेंड यूनिट का फर्स्ट पॉइंट क्या है? हीट ट्रांसफर एंड थर्मल पावर प्लांट। इसमें हमने देखा था मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर क्या थे? मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर बच्चों, मोड्स क्या था? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तीन मोड्स हैं। तीन मोड में आपको ये वाला मोड पढ़ना ही नहीं है, रेडिएशन आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपको कंडक्शन और कन्वेक्शन पढ़ना है। इसका मैंने आप बच्चों को एग्जांपल भी दिया था, अगर आप याद कर पाए
तो एक एग्जांपल भी दिया था जिसमें मैंने आपको यहां पे एक ऐसा एग्जांपल दिया था जिसमें मान लीजिए एक टम्बलर में या एक बर्तन में पानी गर्म हो रहा है, और ये पानी जब गर्म होगा तो यहां पर ये जो हीट है जो नीचे से इसको गर्म कर रही है, वो सबसे पहले इस बर्तन के जो सबसे नीचे वाला बेस है इसको हीट देगी, और ये हीट जैसे ही पाएगा वैसे ही यहाँ पे कौन सी कंडक्शन, यहाँ पे कौन सा मोड हो जाएगा, कंडक्शन। क्यों? देखिए कंडक्शन जो होता है वो हमेशा सॉलिड्स में होगा, ठीक है, यानी कंडक्शन वहां पे होता है, अगर सीधी भाषा में समझाया जाए, कंडक्शन वहां पे होता है जहां पर सॉलिड टू सॉलिड हीट ट्रांसफर होगी, या फिर किसी एक सॉलिड के पार्ट से दूसरे सॉलिड के पार्ट में हीट ट्रांसफर होगी, जहां पे इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, यानी दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है और वो सिर्फ एक दूसरे से टकरा करके हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो चीज क्या होती है, कंडक्शन होती है। अब जब ये तली गर्म हो जाएगी तो कुछ टाइम के बाद ये जो तली है वो अपनी हीट कहां देगी, इनको देगी, ये जो पानी है इसकी परतों को देगी, लेयर्स को देगी। ये लेयर जब गर्म होंगी तो ये लेयर गर्म होकर ऊपर उठेंगी और इसकी जगह कोई ठंडी लेयर नीचे आ जाएगी। तो इस टाइप का जो ट्रांसफर है हीट का वो क्या कहलाता था, कन्वेक्शन कहलाता था। तो कन्वेक्शन कहां होती है, इन बिटवीन फ्लूइड लेयर, फ्लूइड लेयर के बीच में क्या होती है, कन्वेक्शन होती है। तो आई होप आपको ये दो चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद देखते, इसके बाद क्या था, अगर हम सिलेबस देखें यहाँ पे, इसके बाद आ जाता है कंपोजिट वॉल्स। कंपोजिट वॉल्स से पहले हम सिंपल वॉल देखी थी हमने। सिंपल वॉल में सिंपल वॉल, मान लीजिए ये एक दीवार है, ये इसकी थिकनेस है टी, ठीक है, यहां से हीट आई, यहां से हीट आई, मान लीजिए ये बाहर की दीवार है, आपके घर के बाहर की दीवार है, और इस तरफ क्या है, टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपने यहाँ पे एसी लगाया हुआ है, ये घर के अंदर का हिस्सा है, यहाँ पे टेम्परेचर है कितना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगा, जैसे ये हीट यहाँ पे आएगी तो हीट आकर के यहाँ पे तो सिर्फ ठहर नहीं जाएगी, यहाँ से हीट इसके अंदर, देखिए कोई भी सॉलिड जो होता है वो लेयर्स में बना होता है ऐसे, तो ये क्या काम करेगी, ये हीट एक लेयर से इस लेयर पे जाएगी, फिर इस लेयर पे जाएगी, फिर इस लेयर पे जाएगी, और ऐसे करते करते यहाँ पे जो इस दीवार का टेम्परेचर है जो कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, वो और इस दीवार का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, वो धीरे धीरे ये वाली जो ऊष्मा है वो इस वाली दीवार का भी टेम्परेचर बढ़ा देगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएगी वैसे वैसे ये जो लेयर है ये भी बाहर हीट ट्रांसफर करेगी, अंदर कमरे को भी गर्म करने की कोशिश करेगी। तो ये जो तरीका है इसको हम क्या कहते थे, इस वाले को, इसको हम कहते थे क्या, कन्वेक्शन, और इसके अंदर जो इस वॉल के अंदर होगा उसको हम कहेंगे कंडक्शन, ठीक है। और ये जो ट्रांसफर हो रहा है इस हीट के इस वॉल के अंदर उसको हम कहते हैं सिंपल वॉल हीट ट्रांसफर, सिंपल वॉल हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो ये भी एक कारण रहता है, कैसा कि जो अगर हम अपने मॉल में देखें, घरों में जो अच्छे घर होते हैं वहां पर, या जो मॉल्स होते हैं वहां पर जो दीवारें होती है वो उस मटेरियल की बनाई जाती है ताकि वो कम से कम ऊष्मा को घर के अंदर आने के लिए अलाउ कर सके, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद कंपोजिट है। कंपोजिट क्या होता था, कंपोजिट मतलब दो या दो से अधिक सिंपल वॉल का एक अलाइनमेंट, जिसमें ये मान लीजिए दो दीवारें मिलकर के एक दीवार बनी है जिसकी एक थिकनेस है क्या, T1, और एक थिकनेस है क्या, T2। यहां पे हीट आई,
यहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ से हीट आई। मान लीजिए ये मटेरियल बना हुआ है A1 मटेरियल से, ये A2 मटेरियल से बना हुआ है। तो जब ये दोनों मिलकर के एक सिंगल दीवार बनी थी या वॉल बनी है, तो इनका हीट का फ्लो पैटर्न कुछ अलग होगा जो हम पढ़ चुके हैं, और सिंपल वॉल का अलग होता था। ठीक है, अब जब हम ये चीज पढ़ चुके हैं तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी चाहिए कि ये कौन से नियम पे लागू होती है। ये लागू होती है किस पे? फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। ठीक है, तो जैसा बच्चों मैंने आपको बताया, कंडक्शन कंपोजिट वॉल वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद सिलेंडर, और इसके लिए हमने देखा था क्या फॉर्मूला देखा था, इसके बाद हमने फॉर्मूला देखा था यहाँ पर, क्या फॉर्मूला आया था? Q इज इक्वल टू 2 पाई के L1, Q इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन ln R2 बाय R1 अपॉन 2 पाई के L। ये क्या फॉर्मूला आया था? सिलेंडर के लिए आया था। इसके बाद हम देख लेते फोरियर लॉ। फोरियर लॉ क्या था? Q इज इक्वल टू के ए डी टी ओवर डी एक्स, डी टी ओवर डी एक्स। यहाँ पे माइनस आ जाता है। माइनस का शो करता है कि ये टेम्परेचर जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डिक्रीज कर रहा है। तो ये अगर T1 है, ये T2 है, तो T2 माइनस T1, तो क्या आएगा? माइनस ही आएगा। तो ये माइनस को प्लस करने के लिए हम ऑलरेडी यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, dx क्या होता है? ये वाली थिकनेस T। ए क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया, जो दीवार का जो एरिया है, क्षेत्रफल है। कौन सा क्षेत्रफल लेंगे? नॉर्मल, परपेंडिकुलर टू द हीट डायरेक्शन। हीट की जो दिशा है फ्लो होने की, उसके परपेंडिकुलर जो दिशा है वो लेंगे।
और के आपको क्वेश्चन में दिया होगा क्या होती है, थर्मल कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी होती है और इसकी यूनिट क्या होती है, वॉट पर मीटर केल्विन होती है। इसके बाद आगे क्या है, आगे आ जाता है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या है, क्वेश्चन आ जाता है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का क्या होती है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल दी हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट टेकिंग प्लेस इन अ सिस्टम। इसको कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला आया था वो आया था 1/u इज इक्वल टू 1/dx बाय के ए प्लस 1/ho प्लस 1/hi प्लस ऐसे। जितनी ज़्यादा कंडक्शन, जितने ज़्यादा आपको ये कंडक्शन कोफिशिएंट मिलेंगे, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। इसके बाद HO यानी कन्वेक्शन का, अंदर वाले का, फिर बाहर वाले का, और इसी फॉर्मूले से आप U निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे क्या है, आगे आ गया था थर्मल पावर प्लांट लेआउट। ये भी जब हमने देखा था तो हमने क्या देखा था इसमें, अगर आप बच्चों ने, अगर आप बच्चों को याद हो, थर्मल पावर प्लांट लेआउट में हमने देखा था कि जो कोल है वो एक पॉइंट से चलता है और फिर दूसरे पॉइंट पे उसे एक जगह स्टोर कर दिया जाता है और फिर स्टोर करके उसे कहाँ, जहाँ पे फर्नेस है वहां पे भेजा जाता है, फिर फर्नेस पे उसे जलाया जाता है, फिर बॉयलर में भेजा जाता है। तो एक कंप्लीट लेआउट हमने उसका समझा था। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, बॉयलर। बॉयलर जब मैं आपको थर्मल पावर प्लांट बता रहा था तो थर्मल पावर प्लांट बताते समय मैंने आपको बताया था कि बॉयलर सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी या सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी प्लांट का, किसी भी पावर प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। वो क्या काम करता है, वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है, और स्टीम में भी कौन सी, सुपर सैचुरेटेड स्टीम में, सुपर सैचुरेटेड स्टीम में। और सुपर सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट करता है किसके माध्यम से, फ्यूल के माध्यम से। भाई आप किसी फ्यूल को जला करके वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करोगे, और ये फ्यूल इसी फ्यूल के के इसी फ्यूल पर डिपेंड करता है क्या, कि वो कौन सा प्लांट है। अगर कोल से आप कर रहे हैं, कोल को फ्यूल ले के तौर पे ले रहे हैं, तो वो हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट। अगर आप यूरेनियम को लेंगे तो वो हो जाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या था, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब बॉयलर्स में डिफरेंस आ जाता है, क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएगा, फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब बॉयलर में अंतर बताइए। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, ये चीज हमने डीपली पढ़ी थी। कॉकरन बॉयलर, बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर किस टाइप का बॉयलर है वो भी देखा था। कॉकरन बॉयलर्स किस टाइप के, कैसे उनकी वर्किंग है वो भी हमने देखी थी। इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट क्या है, स्टीम टरबाइन। देखिए हम यहाँ से हीट, मोशन ऑफ हीट पे चले थे, मोशन ऑफ हीट के बाद हम आए थे फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर पे, उसके बाद हम आ गए स्टीम टरबाइन पे। स्टीम टरबाइन में इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन, दो टाइप की टरबाइन हमने पढ़ी थी। रिएक्शन टरबाइन और इम्पल्स टरबाइन में हमने क्या पढ़ा था, एक टरबाइन हमने ऐसी पढ़ी थी जिसमें इस टाइप से ब्लेड्स लगे हुए थे, और एक टरबाइन हमने ऐसी पढ़ी थी जिसमें यहाँ पे इस तरीके से ब्लेड लगे हुए थे। ठीक है, तो इम्पल्स और रिएक्शन में क्या होता है, देखिए इम्पल्स में यहाँ पे जेट आएगी, यहाँ से यहाँ से वाटर की जेट आएगी, और ये जेट इन ब्लेड्स पर, ये जो ब्लेड्स हैं इन पे पड़ेगी,
जिसकी वजह से ये रोटर जो है वो घूमेगा, और ये रोटर जब घूमेगा तो इसके पीछे लगी रहती है क्या, जनरेटर की शाफ्ट। जब ये रोटर घूमेगा तो जनरेटर की शाफ्ट घूमेगी, जिससे विद्युत उत्पादन होता है। उसी टाइप से ये इम्पल्स है, इम्पल्स में अंदर से यहाँ से फ्लो आएगा और इन वेन्स पे जाएगा, और इन वेन्स से बाहर फ्लो होता हुआ निकल जाएगा। ये इस टाइप से फ्लो होते हैं ताकि ये जो रोटर है वो घूम सके, और वही चीज़ है जब ये घूमेगा तो इसके पीछे जनरेटर लगा रहता है। तो क्या है, बस इम्पैक्ट का अंतर है कि आप जो पानी है या जो वाटर जेट है वो आप किस तरीके से इम्पैक्ट करा रहे हो। यहाँ पे डायरेक्टली वेन्स पे इम्पैक्ट होती है, और यहाँ पे आई, जिसको हम इस पॉइंट को क्या कहते हैं, आई बोलते हैं। आई से बाहर निकलती है वाटर की जेट। इसके बाद हमने क्या देखा था, कंडेंसर पढ़ा था। कंडेंसर में क्या था, कंडेंसर एक ऐसी यूनिट, एक ऐसा एलिमेंट होता है किसी भी पावर प्लांट का जिसमें हम स्टीम से वापस कंडेंस करते हैं वाटर में। देखिए टरबाइन पे स्टीम पड़ती है, इसके माध्यम से टरबाइन घूमती है, और जब यहाँ से टरबाइन पे स्टीम जाती है तो यहाँ पे अपनी लगभग 80% एनर्जी लूज कर देती है, और लूज करके आपको इसको वापस कंडेंस कराना होता है इस स्टीम को। और कंडेंस जिस माध्यम से कराया जाता है, जिसकी हेल्प लेके कराया जाता है, उसको हम कहते हैं कंडेंसर। ठीक है, और इसी कंडेंस्ड लिक्विड को हम वापस रीयूज कर लेते हैं बॉयलर में। तो कंडेंसर क्या था, वो एलिमेंट जिससे हम कंडेंस करा सकते हैं। इसमें हमने दो टाइप के देखे थे, सरफेस कंडेंसर और जेट कंडेंसर। सरफेस कंडेंसर मतलब जो एक बहुत ही लार्ज सरफेस एरिया पे काम करते थे, और जेट कंडेंसर मतलब वर्टिकल हाइट पे काम करते थे। इसके बाद क्या आ गया था, इंटरनल कंबशन इंजन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस वाले भाग में कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है आपसे पूछा जा सकता है। इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन में अंतर आपसे पूछा जा सकता है, सरफेस कंडेंसर और जेट कंडेंसर में अंतर। ठीक है, डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश कीजिएगा समझ के। इसके बाद क्या है, आईसी इंजन। आईसी इंजन में हमने क्या देखा था, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल। ऑटो साइकिल क्या थी, ऑटो साइकिल पेट्रोल साइकिल थी जो किस पे, जो हमारे पेट्रोल इंजन से उस पे काम करती है। डीजल साइकिल डीजल वाहनों पे काम करती है, और डुअल साइकिल वो साइकिल है जो ऑटो और डीजल साइकिल दोनों का ही एक मिक्सर वर्जन है या मिक्स वर्जन है। इसके हमने क्या कर्व भी देखे थे, कर्व कैसे दिखते थे इसके। ऑटो साइकिल का जो कर्व है पीवी डायग्राम पे, पी ये ऑटो साइकिल का कर्व है, जहां पे 1 0 1 2 3 और 4 ये 4 स्टेजेस होती थी। कौन कौन सी, फर्स्ट स्टेज क्या है, 0 to 1 क्या है, 0 to 1 क्या है, सक्शन है। सेकंड क्या है, सेकंड स्टेज क्या है, 1 to 2, 1 to 2 क्या है, कंप्रेशन। थर्ड स्टेज क्या थी, 2 to 3 क्या है, हीट एडिशन। और 3 से 4 क्या है, 3 से 4 कौन सी होगी, एक्सपेंशन होगी। और 4 to 1 क्या है, 4 to 1 क्या, कौन सी स्टेज हो जाएगी, हीट रिजेक्ट। मतलब ये स्टेजेस है। यहाँ पे पहले सबसे पहले सक्शन होगा 0 to 1 पे, फिर 1 से 2 पे क्या होगा, कंप्रेशन होगा, जिसमें पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा और फ्यूल को दबाएगा। और यहाँ पे जैसे इस पॉइंट पे फ्यूल कंप्लीटली कंप्रेस हो जाएगा, वहां पे ही स्पार्क प्लग क्या करेगा, स्पार्क जनरेट कर देगा, जिसके माध्यम से जो फ्यूल है उसमें स्पार्क लग जाएगा। तो यहाँ पे हम हीट को ऐड देते हैं, हीट एडिशन। और जैसे ही यहाँ पे 3 पॉइंट पे स्पार्क कंप्लीटली हीट को भेज, जैसे यहाँ पे स्पार्क लग जाएगा और फ्यूल के अंदर कंप्लीट हीट ऐड हो जाएगी, तुरंत ही उसके अंदर क्या होगा, एक्सपेंशन होगा और वॉल्यूम बढ़ जाएगा।
वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन। और यहाँ पर इस वाले स्ट्रोक में हमें मिलती है पावर, इसी वाले स्ट्रोक में पावर मिलती थी, और 4-1 में हीट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्यू रिजेक्ट। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं क्या, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल। डीजल साइकिल कैसे काम करती थी, बी बी, ये कैसे काम करती थी, ये इसका कर्व कुछ ऐसे था, यहाँ पे हीट एडिशन और यहाँ पे हीट रिजेक्ट। जीरो वन, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन होगी और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्ट होगी। डीजल में याद रखिएगा यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड होगी और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्ट होगी। ठीक है, इसके बाद डुअल साइकिल क्या थी, डुअल साइकिल पी पी, डुअल साइकिल इन दोनों का ही एक मिक्स वर्जन है। कैसे, 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे हीट ऐड होगी, यहाँ पे हीट ऐड होगी और यहाँ पे हीट रिजेक्ट होगी। इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो आपको डुअल साइकिल मिलेगी। इसका हम यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि इनके जो इंजन होते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए डुअल साइकिल पे हम जनरली इंजन मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। सबसे ज़्यादा कौन सी चलती है, ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल चलती है। ऑटो साइकिल किस पे काम करती है, जैसा मैंने आपको बताया पेट्रोल पे काम करती है, और डीजल साइकिल ऑब्वियसली डीजल पे काम करती है। इसके बाद क्या है, पीवी डायग्राम देख चुके हैं हम। इसके बाद 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन भी देख चुके हैं। 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन और दोनों में डिफरेंस, 2 स्ट्रोक वर्सेस 4 स्ट्रोक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 स्ट्रोक वर्सेस 4 स्ट्रोक में कि 2 स्ट्रोक कहाँ कहाँ ज़्यादा फायदा देता है, इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, 4 स्ट्रोक के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, दोनों में डिफरेंस। तो 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। एक तो या तो आपसे सिंपल 2 स्ट्रोक पूछ लेगा, या सिंपल 4 स्ट्रोक पूछ लेगा, या दोनों में डिफरेंस पूछ लेगा। ठीक है, तो दोनों में अगर डिफरेंस पूछे तो आप डिफरेंस लिख सकते हैं। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो डिफरेंस भी आपको कराए थे 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के। इसके बाद जो यहाँ पे लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, वो क्या है, सीआई इंजन वर्सेस एसआई इंजन। सीआई जब मैंने आपको बताया था तो सीआई क्या था, कंप्रेशन इग्निशन, और एसआई क्या है, स्पार्क इग्निशन। स्पार्क इग्निशन। तो सीआई इंजन और एसआई इंजन, स्पार्क कंप्रेशन इग्निशन कहाँ काम करता है, कंप्रेशन इग्निशन काम करता है डीजल में, और स्पार्क इग्निशन काम करता है पेट्रोल में। ये आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। डीजल इंजन के लिए जो कंप्रेशन रेशियो है वो हाई रखा जाता है, इसके लिए लो रखा जाता है। यहाँ से और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन यही बनेगा कि सीआई इंजन और एसआई इंजन में डिफरेंस बता दीजिए। वो कभी भी ये नहीं पूछेगा कि सीआई इंजन समझाइए। सिंपल यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बन सकता है, सीआई वर्सेस एसआई का डिफरेंस। और क्या है, इसका जो साइज होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, साइज जो होता है लार्ज होता है, और इसका साइज स्मॉल होता है। इसलिए आप देखोगे जो कंप्रेशन इग्निशन यानी जो डीजल इंजन होते हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में लगाए जाते हैं, ट्रक में, बसों में, ट्रैक्टर में, वहाँ पे डीजल इंजन लगते हैं। आप छोटी गाड़ियों में कभी भी डीजल इंजन नहीं देखेंगे क्योंकि उस इंजन का साइज है वो ही काफ़ी बड़ा होता है, तो इसलिए साइज इसका बड़ा होता है। और क्या है, इसमें जो वेट टू पावर रेशियो है, वेट टू पावर
रेशियो वो क्या है, हाई है, और यहाँ पे लो है। कहने का मतलब है कि वेट अपॉन पावर का जो रेशियो है वो हाई है। याद रखिएगा, अगर आप लिखते हैं पावर टू वेट रेशियो तो वो लो होगा, पर अगर आप लिखते हैं वेट टू पावर रेशियो वो हाई होगा। यहाँ पे लो है, ठीक है। यहाँ पर ये और क्या डिफरेंस हो सकता है कंप्रेशन इग्निशन में, नो स्पार्क प्लग, कोई स्पार्क प्लग नहीं होता, यहाँ पे स्पार्क प्लग होता है। और क्या डिफरेंस हो सकता है, और डिफरेंस हो सकता है कि यहाँ पे एयर को कंप्रेस किया जाता है, एयर, प्योर एयर को कंप्रेस करते हैं, यहाँ पे हम एयर प्लस फ्यूल को कंप्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस करने वाले पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद क्या है, यूनिट 4 में हमने क्या देखा था, मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसमें हमने क्या देखा था, जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, देखिए यहां से भी क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहां से भी जो आपकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज है वो पूछी जा सकती हैं 5 नंबर में। कैसे, वो पूछ लेगा एक एक करके 5 प्रॉपर्टीज दे देगा कि बताओ ब्रिटलनेस क्या होती है, ठीक है, टफनेस क्या होती है, और हार्डनेस क्या होती है, और क्रीप क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है। ऐसे करके जब मैंने आपको बताई थी ये प्रॉपर्टीज, तो कुल मिला के इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज मैंने आपको 10 से 12 प्रॉपर्टीज बताई थी, उसमें से 5 से 6 प्रॉपर्टीज आपको क्वेश्चन के रूप में दे सकता है 5 से 6 नंबर की। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल भी याद रख लीजिएगा कि ब्रिटलनेस के एग्जाम्पल क्या है, चौक है और कास्ट आयरन है, ठीक है। टफनेस के क्या है, स्प्रिंग, माइल्ड स्टील। हार्डनेस के क्या है, कास्ट आयरन है। देखिए आसान तरीका क्या है, जो मटेरियल ब्रिटल होगा वो मटेरियल हार्ड भी होगा, ठीक है, और जो मटेरियल टफ होगा वो मटेरियल, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लिख लेता हूँ, डक्टाइल। जो मटेरियल टफ होगा वही मटेरियल डक्टाइल भी होगा। डक्टाइल के एग्जांपल क्या है, कॉपर, सिल्वर, ठीक है, माइल्ड स्टील। ये कुछ क्या है, मटेरियल एग्जांपल है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के। इसके बाद कास्टिंग हमने देखा था, कास्टिंग के प्रॉपर्टीज देखी थी। कास्टिंग क्या थी, कास्टिंग कास्टिंग में मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि जब हम बर्फ को जमाते हैं किसी कास्टेड प्रोडक्ट के अंदर, या जो हमारी ट्रे होती है जिसमें हम बर्फ को जमाते हैं, वो भी एक क्या कह सकते हैं, इनडायरेक्टली कास्टिंग मेथड ही बोल सकते हैं। तो कास्टिंग में क्या करते हैं, एक पैटर्न की सहायता से एक कैविटी बनाते हैं, उस कैविटी के अंदर मोल्टन मेटल को डाला जाता है जो कि हाई टेम्परेचर पे होता है, और उस मोल्टन मेटल को सॉलिडिफाई करने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब वो सॉलिडिफाई होता है तो उस मोल्टन मेटल की जो शेप होती है वो एग्जैक्टली उसी शेप की होती है जिस शेप की कैविटी बनी थी, वो कैविटी बनी थी किसके द्वारा, पैटर्न के द्वारा, ठीक है। तो उस वाले मेथड को क्या कहते हैं, कास्टिंग कहते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड है, सबसे पुराने मेथडों में से एक है किसी भी शेप को जनरेट करने के लिए। ये मशीनिंग, और जो ये मशीनिंग आई है, ये जो मशीनें हैं ये तो अभी आई हैं कुछ टाइम पहले ही, 200 साल 300 साल पहले। पर ये जो तरीका है किसी भी टूल को या किसी भी बॉडी को की शेप को जनरेट करने के लिए, वो कास्टिंग सबसे पुराने तरीकों में से एक है। इसके कास्टिंग के एप्लीकेशंस भी देखे थे, और कितने टाइप की कास्टिंग होती है वो भी देखी थी। कौन कौन सी देखी थी, सैंड कास्टिंग देखी थी। उसके बाद हमने क्या देखा था, सैंड कास्टिंग के बाद शेल मोल्डिंग,
उसके बाद हमने क्या देखा था, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप की कास्टिंग देखी थी, और कास्टिंग के साथ ही हमने क्या देखे थे, पैटर्न देखे थे। पैटर्न कौन कौन से, फॉलो बोर्ड पैटर्न देखे थे, और फॉलो बोर्ड पैटर्न, स्प्लिट पैटर्न देखा था, स्प्लिट पैटर्न। उसके बाद हमने क्या देखा था, स्वीप पैटर्न देखा था। स्वीप पैटर्न वो पैटर्न होता है जिससे सिमेट्रिकल राउंड ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। जो आप देखो, जो मंदिर के जो घंटे होते हैं, जो मंदिरों में ऊपर लगे रहते हैं, जो घंटे होते हैं, उनकी जो शेप है वो इससे बनाई जाती है, स्वीप पैटर्न से। इसमें क्या करते हैं, जो कास्टिंग मेटल होता है उसको हम डाल के ऐसे घुमा देते हैं कैविटी के अंदर, तो उससे क्या बनती है, स्वीप पैटर्न के माध्यम से हम स्वीप कास्टिंग बना सकते हैं। इसके बाद मेटल वर्किंग में हमने क्या देखा था, कोल्ड कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग देखी थी। कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग देखी थी। कोल्ड वर्किंग क्या थी और हॉट वर्किंग। देखिए यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये डिमांड करता है डिफरेंस की। ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है ये डिमांड करता है डिफरेंस वाले क्वेश्चन की। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो आपसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि कोल्ड वर्किंग को समझाइए या हॉट वर्किंग को समझाइए। ये क्वेश्चन आपको 95% जो मिलेगा वो आपको मिलेगा डिफरेंस के रूप में, कि कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग दोनों के बीच का अंतर आप समझा दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 नंबर का आ जाता है। कोल्ड वर्किंग कौन सा था? कोल्ड वर्किंग था जिसमें बिलो रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर काम करते हैं। हॉट वर्किंग क्या था? एवोब RCT, रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर काम किया जाता है। रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर आपको बताया था, वो टेम्परेचर जहाँ पे किसी भी मेटल के जो क्रिस्टल्स हैं वो दोबारा से रिफाइन होते हैं, दोबारा से अपनी शेप को ग्रहण करते हैं, ठीक है। ये टेम्परेचर हर एक बॉडी के लिए अलग अलग होता है। जनरली ये टेम्परेचर, देखिए ये कोई एक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती है कि आप ये बोलें कि इस टेम्परेचर पे क्रिस्टल रिफाइन हो गए। रिफाइनिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जो एक सर्टेन टेम्परेचर से स्टार्ट होता है और एक सर्टेन टेम्परेचर पे ख़त्म होता है। तो वो टेम्परेचर रेंज जो होती है वो हम लेते हैं Tm/3 से लेके Tm/2 तक, यानी किसी सर्टेन मेटल के मेल्टिंग पॉइंट के 1/3 से लेकर के किसी सर्टेन मेटल के मेल्टिंग पॉइंट के हाफ तक का जो टेम्परेचर रेंज होता है वो हम रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर रेंज बोलते हैं। कोल्ड वर्किंग में फोर्सेस आपको ज़्यादा लगानी पड़ती हैं, ठीक है, और हॉट वर्किंग में फोर्सेस आपको कम लगानी पड़ती हैं। जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा गर्म कर दोगे तो आपको उस पर बल लगाने की जो वैल्यू है वो आपको कम लगानी पड़ेगी, और यहाँ पे आपको बल ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको हैंडलिंग पुअर होती है। अच्छा, कोल्ड वर्किंग में हैंडलिंग इजी होती है, और हॉट वर्किंग में हैंडलिंग पुअर होती है। आप किसी गर्म चीज़ को हैंडल आसानी से कर सकते हैं या डिफिकल्टी से करेंगे। कोई चीज़ अगर गर्म है तो उसको हैंडल आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, जबकि कोल्ड वर्किंग में जो हैंडलिंग है, यानी जो वर्कपीस की हैंडलिंग है, आप उसको आसानी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हैंडल करके लेके जा सकते हैं। इसके बाद और डिफरेंस क्या है कोल्ड वर्किंग में सरफेस फिनिश हाई होती है। सरफेस फिनिश हाई होती है। सरफेस फिनिश हाई से मतलब जो उसकी सबसे ऊपर वाली लेयर है उसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी होती है, जबकि हॉट वर्किंग में इसकी लो होती है। क्यों? क्योंकि जब आप चीज़ों को गर्म करेंगे तो वो अपने आसपास की हवा यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करके क्या एक ऑक्साइड लेयर बना लेती है अपनी सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी जो चमक है वो कम हो जाती है।
तो ये कुछ डिफरेंस करने वाले पॉइंट्स थे, और क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस के ऊपर। इसके बाद बात करें तो गैस वेल्डिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, ये भी हमने देखा था। गैस वेल्डिंग क्या होती है? गैस वेल्डिंग में हमने 3 टाइप की वेल्डिंग देखी थी, ऑक्सीडाइजिंग, कार्बोराइजिंग और न्यूट्रल। ऑक्सीडाइजिंग में O2 की मात्रा ज़्यादा होती है, और कार्बोराइजिंग में एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा होती है, और न्यूट्रल में ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों की मात्रा बराबर होती है। ठीक है, इसमें 2 लेयर फ्लेम होती है, इसमें 3 लेयर फ्लेम होती है, और इसमें भी 2 लेयर फ्लेम होती है। ठीक है, सोल्डरिंग क्या था? सोल्डरिंग जब मैंने आपको बताया था, तो सोल्डरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के ऊपर टांके लगाते हैं। कैसे? सोल्डर के माध्यम से। सोल्डर के माध्यम से कैसे लगाए थे? सोल्डर गन के माध्यम से लगाए थे। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ब्रेजिंग क्या है? ब्रेजिंग में भी हम टांके लगाते हैं, किसके? ब्रेजिंग रॉड की सहायता से। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो यूनिट है वो क्या है? मशीन टूल एंड मशीनिंग प्रोसेस। इसमें हमने लेथ मशीन देखी थी और उसके टाइप देखे थे। लेथ मशीन को हमने क्या देखा था? लेथ मशीन में हमने देखा था, लेथ मशीन में हमने देखा था कि क्यों एक लेथ मशीन मदर ऑफ ऑल मशीन्स के नाम से जानी जाती है। लेथ मशीन कितने टाइप की होती है? टर्रेट लेथ देखी थी, सिंपल लेथ देखी थी, डुप्लेक्स लेथ देखी थी, सिंप्लेक्स लेथ देखी थी, वो सारी लेथ देखी थी। उनके कुछ काम भी देखे थे। लेथ पर किस टाइप से आप वर्किंग कर सकते हैं वो भी हमने देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था? लेथ पर होने वाले ऑपरेशंस। लेथ पर होने वाले ऑपरेशंस कौन कौन से थे? लेथ ऑपरेशंस, टर्निंग, टर्निंग, उसके बाद पेसिंग, फिर पेपर टर्निंग। ठीक है, पेपर टर्निंग के बाद स्टेप टर्निंग। तो ये कुछ क्या थे? लेथ के ऑपरेशंस थे। उसके बाद हम यहाँ पे काउंटर सिंकिंग, लेथ के ऑपरेशन के बाद हम लोग कहाँ पहुंचे थे? मिलिंग मशीन पे। मिलिंग मशीन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मिलिंग मशीन एक ऐसी मशीन थी जिसके द्वारा आप स्लॉट्स काट सकते थे किसी भी बॉडी के ऊपर। अगर आपको खांचे बनाने तो आप मिलिंग मशीन के द्वारा कर सकते थे। मिलिंग मशीन में मैंने आपको ये भी बताया था कि मिलिंग मशीन एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, यानी कोई एक ऐसा टूल जो एक ही बार में एक ही समय पे बहुत ज्यादा तरीकों, बहुत ज्यादा पॉइंट से मेटल को रिमूव कर सके, उसको उसको हम मल्टी पॉइंट कटिंग टूल बोलते हैं। तो ये क्या काम करता है? स्लॉट्स बनाने के लिए, गियर टीथ बनाने के लिए इनका यूज करते हैं मिलिंग मशीन का। और मिलिंग मशीन का यूज कहाँ करते थे? मिलिंग मशीन का यूज करते थे स्लॉट्स बनाने के लिए, गियर टीथ बनाने के लिए, और प्रोफाइल जनरेट करने के लिए। प्रोफाइल जनरेट करने के लिए। ठीक है, कितने टाइप की मिलिंग मशीन देखी थी हमने? 2 टाइप की। एक एक देखी थी वर्टिकल और एक देखी थी हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मिलिंग मशीन जो थी वो वर्टिकल डायरेक्शन में जिगजैग वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोफाइल जनरेट करती थी, और हॉरिजॉन्टल जैसा कि नाम से क्लियर है हॉरिजॉन्टल मोशन में प्रोफाइल जनरेट करती थी। इसके बाद हम कहाँ पहुंचे थे?
इसके बाद लास्ट में हमने देखा था शेपर ऑफ प्लेनर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है आपके एग्जाम में। ये भी जो अपनी वैल्यू रखता है वो रखता है डिफरेंस के फॉर्म में। आपसे कभी भी, बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपसे शेपर या प्लेनर का एक एब्सोल्यूट क्वेश्चन पूछ लिया जाए। जो क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है वो पूछ सकता है शेपर वर्सेस प्लेनर। शेपर और प्लेनर में अंतर बताइए। तो इन दोनों के आप अंतर यानी देखिए, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो अपनी एब्सोल्यूट स्टडी नहीं मांगते, वो मांगते कंपैरेटिव स्टडी। मतलब वो टॉपिक और उससे लगा हुआ कोई दूसरा टॉपिक, वो दोनों आपस में जुड़ करके एक क्वेश्चन बनाते हैं। तो आप उन टॉपिक्स को, उन कुछ टॉपिक्स को छाटिए जो कंपैरेटिव स्टडी मांगते हैं। कंपैरेटिव स्टडी कहने का मतलब कि एक दूसरे से कंपेयर करके ही वो क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था हॉट वर्किंग कोल्ड वर्किंग, वो कभी भी क्वेश्चन हॉट वर्किंग का एब्सोल्यूट नहीं पूछेगा, ठीक है, वो पूछेगा हॉट वर्किंग वर्सेस कोल्ड वर्किंग। वैसे ही शेपर और प्लेनर का पूछेगा कि शेपर में और प्लेनर में अंतर बताइए। तो ये लगभग हमने 9 से 10 डिफरेंस देखे थे। क्वेश्चन आपका 5 से 6 नंबर का आ सकता है, आप 9 से 10 डिफरेंस लिख करके जाइएगा। इसके बाद लास्ट में जो आया था वो आया था ग्राइंडिंग, और ग्राइंडिंग से पहले ड्रिलिंग। जैसा मिलिंग क्या है, मिलिंग एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, वैसे ड्रिलिंग भी एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, ठीक है। ये क्या करता है, टू मेक डीप होल्स, और इसका जो L/D रेशियो है वो हाई है। मतलब इसका डायमीटर बहुत कम होता है, और इसके लेंथ, जो ड्रिल बिट है उसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका जो L/D रेशियो है वो बहुत हाई होता है। इसमें अगर हम बात करें ड्रिलिंग में, तो ड्रिलिंग में कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं। एक होता है सेंटरिंग, एक होता है ड्रिलिंग, एक होता है बोरिंग, एक होता है रीमिंग। ये आपसे पूछे जा सकते हैं सारे, ये सारे कंप्लीट करवाए मैंने। उसके बाद काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, फेस ड्रिलिंग, फेस ड्रिलिंग, स्पॉट ड्रिलिंग, कोर ड्रिलिंग, ये ठीक है। इसके बाद लास्ट में आ जाते हैं ग्राइंडिंग ऑपरेशन। ग्राइंडिंग क्या है, देखिए ये सारे यहां से लेकर के ये कंप्लीट, ये सारे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हैं, ठीक है। ग्राइंडिंग ऑपरेशन, ग्राइंडिंग ऑपरेशन क्या है, ग्राइंडिंग ऑपरेशन एक मल्टी पॉइंट है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। इसमें क्या होता है, एक सर्कुलर डिस्क होती है जिसकी अपनी कुछ थिकनेस होगी, और इस थिकनेस के अबाउट क्या होते हैं, इस थिकनेस के अबाउट एब्रेसिव पार्टिकल्स लगे रहते हैं। यहाँ पे एब्रेसिव पार्टिकल्स लगे रहते हैं। ये एब्रेसिव पार्टिकल्स जब आप किसी बॉडी, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इसको आपने यहां से ऐसे पकड़ा हुआ है और ये ग्राइंडर घूम रहा है, तो जैसे ही आप इसको यहां से पकड़ेंगे ये घूमेगा, तो ये जो एब्रेसिव पार्टिकल्स है वो इसकी जो आउटर मोस्ट सरफेस है उसको क्या करेंगे, छीलेंगे। बहुत ही इसका जो मेटल रिमूविंग रेट है MRR वो बहुत लो होता है। मतलब ये बहुत धीमे तरीके से चिप्स को छीलता है, बहुत ही धीमे तरीके से मेटल को रिमूव करता है, तो इसका MRR बहुत लो होता है।
ये जो चिप्स हैं, ये जो एजेस हैं, इनको हम कहते हैं एब्रेसिव पार्टिकल्स। एब्रेसिव पार्टिकल्स, इन्हीं एब्रेसिव पार्टिकल्स के माध्यम से इस किसी भी वर्क पीस के ऊपर से सरफेस को छीला जाता है या मेटल को रिमूव किया जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद यहाँ पर उसके कुछ ऑपरेशंस, ग्राइंडिंग के कुछ ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं। आप सरफेस ग्राइंडिंग कर सकते हो, सेंटरलेस ग्राइंडिंग कर सकते हैं, सेंटर्ड ग्राइंडिंग कर सकते हैं, रेडियल ग्राइंडिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ ग्राइंडिंग के ऑपरेशंस थे जो हमने लेक्चर में देखे थे। तो आई होप आपको ये जो एक ओवरव्यू था बीएमई का वो क्लियर हुआ होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, कहाँ कहाँ से कैसा क्वेश्चन बन सकता है, वो भी मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जैसा कि आप सभी बच्चों का एग्ज़ाम 7 तारीख को है, आई होप तो मैं आप सभी को मैं ये विषय कि आप सभी अपना बेस्ट दें, और मिलते हैं आगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।